हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था उसमें अपना पहला तो चैप्टर जो है विद्युत क्षेत्र वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपन इसका सेकंड चैप्टर लेके चलेंगे जिसका नाम होगा गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग। तो चलते हैं अपने इस चैप्टर पर। देखिए कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। अपना आज का पहला टॉपिक रहेगा विद्युत फ्लक्स। देखिए किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित पृष्ठ से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बच्चों, अभिलंबवत क्या होता है? मान लीजिए ये पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है, तो इससे अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ये लीजिए, ये विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई पृष्ठ स्थित है, लीजिए, और इसके अंदर मैंने एक अल्पांश ले लिया bx, अवयव ले लिया, अल्पांश अवयव, और यहाँ पे ये अपना है विद्युत क्षेत्र की दिशा। देखिए, और ये हो गया अपना क्षेत्रफल सदिश bx वेक्टर। तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है वो देखिए कि d फाई इक्वल्स टू विद्युत क्षेत्र जो होता है, सॉरी विद्युत फ्लक्स जो होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया अपना विद्युत फ्लक्स का मान। आपको पता है कि विद्युत फ्लक्स है, ये जो अदिश गुणनफल है इसे अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि EDS cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, यदि मैं थीटा का मान 0 डिग्री लेता हूँ, थीटा का मान मैं 0 डिग्री लेता हूँ, थीटा कौन सा हो गया अपना? ये थीटा, थीटा का मान मैंने 0 डिग्री लिया, तब जो फ्लक्स कितना होगा वो देखिए, d phi equals to EDS, क्योंकि cos 0 का वैल्यू है वो 1 होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब ये है अपना इस क्षेत्रफल जो अल्पांश अवयव लिया था मैंने, इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ से करने के लिए मुझे इसका समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन कर दीजिए दोनों का, d phi का समाकलन कर दीजिए और EDS का भी आप समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने के बाद आपके पास क्या आएगा कि phi इक्वल्स टू E into S। ये हो गया अपना संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब मैं बात करूं वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बच्चों? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या फिर वोल्ट मीटर। और वैद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है। समझ में आ गया होगा आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में सब कुछ। अब अपन इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र 5 into 10 to the power वोल्ट पर मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। शीट से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, क्या दिया अपने को? ये अपने को प्रश्न है और ये इसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है। देखिए, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसका मान है अपने को दिया है 5 into 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर, और जो गोले की त्रिज्या है वो अपने को दी है 5 सेंटीमीटर। ये दी है 5 सेंटीमीटर। तो इसको अपन क्या करेंगे, पहले तो मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो गई 10 to the power -2 मीटर। विद्युत क्षेत्र अपने पास आ ही गया 5 into 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर। देखिए, अब यहाँ पे जो अल्पांश है ds वो विद्युत
विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है। जो अल्पांश सदिश है, अल्पांश ये सदिश है, वो विद्युत क्षेत्र का कितना कोण बनाता है। मैंने मान लिया कि थीटा कोण बनाता है, क्योंकि अपने जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है कि तल के साथ, इसका जो तल है वो विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका तल बनाता है विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण। तो बताओ ये जो अल्पांश और विद्युत क्षेत्र से कितना कोण हुआ, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो थीटा आ जाएगा अपना 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 अपना हो गया 60 डिग्री। और फ्लक्स का अपने को पता ही फ्लक्स क्या होता है, कि भैया फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ईडीएस कोस थीटा। देखिए विद्युत क्षेत्र का मान अपने को दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर 5। यहाँ पे जो ds है ये इस गोले का क्षेत्रफल है। तो गोले का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कोस 60 डिग्री। देखिए 5 इंटू 10 टू द पावर 5, पाई का वैल्यू पता है कितना होता है 3.14। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है अपने पास, आर का मान है 5 गुना 10 की घात -2 मीटर। इसका स्क्वायर कर देंगे अपन 5 गुना 10 की घात -2, इसका स्क्वायर कर देंगे। और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। देखो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 3.14, ये हो गया अपना, इसका स्क्वायर हो गया 25 और इसका स्क्वायर हो गया 10 टू द पावर -4 इंटू 1/2। अपन चाहो तो कट कर सकते हैं, 1/2 को मैंने कट किया, ये हो गया अपना 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। देखिए तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये अपना आ जाएगा 25 5 जा 125 इंटू 1.57। देखो 10 की पावर 5 और 10 की पावर -4 कितनी हो गई, 10 की पावर 1। अब बच्चों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का क्या आता है अपने पास, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आ जाएगा ये 196 इंटू 10 टू द पावर 1। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 1.96 इंटू 10 टू द पावर 3। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक मैंने बताया था वो क्या होता है, इसको आप चाहो तो वोल्टमीटर लिख सकते हैं, चाहे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अपना है सतत आवेश वितरण। तो देखो बच्चों सतत आवेश वितरण क्या होता है, वे किसी पृष्ठ के ऊपर समान रूप से आवेशों का वितरण ही सतत आवेश वितरण है। अब चलते हैं अपन पहले टॉपिक की तरफ। पहला अपना जो टॉपिक है वो है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई छड़ है, मेरे पास कोई छड़ है जिसकी लंबाई है l और इसके अंदर q आवेश उपस्थित है। l लंबाई की छड़ है और इसमें q आवेश उपस्थित है। अब मैंने इसमें ये l लंबाई की छड़ ले ली अल्पांश, dl लंबाई के अल्पांश ले लिया और इस अल्पांश के अंदर dq आवेश है। तो इस प्रकार रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, रेखीय आवेश घनत्व को अपन लैम्डा से लिखते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व होगा कि एकांक क्षेत्र में उपस्थित आवेश या फिर एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। यहाँ पे एकांक लंबाई मैंने क्या ली थी, dl ली थी, तो ये हो गया अपना रेखीय आवेश घनत्व। मान लीजिए यदि ये लंबाई 1 मीटर हो, यदि ये एकांक लंबाई जो अपने ली है ये 1 मीटर हो, तो लैम्डा क्या हो जाएगा अपना dq हो जाएगा। और जो रेखीय आवेश घनत्व है इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक आप बताएंगे, इसका मात्रक होता है बच्चों कूलम मीटर, कूलम प्रति मीटर।
ठीक है। अब जो नेक्स्ट है अपना वो है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। अब इसमें क्या लेंगे अपन, इसमें अपन एक पृष्ठ लेंगे, इसमें सतह लेंगे। मान लीजिए मैंने एक पृष्ठ ले ली जिसका क्षेत्रफल है S, इसका क्षेत्रफल है S और इसके अंदर भी Q आवेश उपस्थित है। ये लीजिए मैंने इसमें पूरे में आवेश जो है वितरित कर दिया। ये हो गया सतत आवेश वितरण। इसमें ये इसका क्षेत्रफल जो है S है और इसके अंदर Q आवेश उपस्थित है। अब मैंने इसमें एक छोटा अल्पांश लिया है, एक ds अल्पांश ले लिया। मैंने एक ds अल्पांश ले लिया और इस ds अल्पांश के अंदर dq आवेश उपस्थित है। तब देखिए इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या होगा कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, इसको अपन सिग्मा से बोलेंगे। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, ये हो गया अपना पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब मैं बात करूं, अगर मैं इस एकांक क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर मानूं तो अपना सिग्मा क्या हो जाएगा dq। और इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, इसका मात्रक होगा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाएगा अपने पास कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपन आगे। अगले वाला अपना जो टॉपिक है वो है आयतन आवेश घनत्व। आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब मुझे क्या लेना है, अब मुझे एक निकाय लेना है। ये लीजिए मैंने एक निकाय ले लिया जिसका आयतन जो है v है, इसका आयतन v है और इसके अंदर q आवेश उपस्थित है। ये लीजिए मैंने इसमें आवेश वितरित कर दिए। ये लीजिए इसमें q आवेश उपस्थित है। अब मैंने इसमें एक अल्पांश लिया, ये लीजिए मैंने यहाँ पे एक dv अल्पांश लिया और इस dv अल्पांश में जो है dq आवेश उपस्थित है। तब इसका आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, इसका आयतन आवेश घनत्व होगा, इसको अपन रो से लिखेंगे कि भैया एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, एकांक आयतन अपना dv है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, ये हो गया अपना आयतन आवेश घनत्व। अब मैं बोलूं अगर मैं इस एकांक आयतन को 1 मीटर क्यूब ले लूं तो अपना आयतन आवेश घनत्व कितना होगा dq और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा अपने कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अपन ने आवेश घनत्व अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ते हैं आवेशों के वितरण में बल। देखिए आवेश वितरण में बल, पहले देखिए आप रेखीय आवेश वितरण में बल। रेखीय आवेश वितरण में बल, देखिए मान लीजिए मेरे पास ये L लंबाई की कोई छड़ है और इसके अंदर Q आवेश है। ये L लंबाई की छड़ थी मेरे पास और इसके अंदर Q आवेश, L लंबाई की छड़ और इसके अंदर Q आवेश। अब मैंने इसका एक अल्पांश लिया dl अल्पांश, इस छड़ का मैंने dl अल्पांश लिया और इस dl अल्पांश है और इस dl अल्पांश के अंदर dq आवेश स्थित है। वह जो पूरी छड़ के अंदर q आवेश है तो dl अल्पांश के अंदर बना हो गया dq आवेश स्थित है और इस dl अल्पांश से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश है q नो। ये लीजिए इस dl अल्पांश से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश है। तो बताइए इस dl अल्पांश का जो dq आवेश है इसके कारण इस पे बल कितना होगा, इस पे बल देखूं तो बता कूलम्ब बल से क्या होगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से, ये अपना फॉर्मूला है। बताइए कूलम्ब बल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है अपना dq
और ये हो गया अपना क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, बीच की दूरी अपनी आर है। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या बताया था कि जो अपना रेखीय आवेश घनत्व है वो क्या था, लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल। याद आया इससे पिछले वाला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि जो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एल, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। तो यहाँ पे बताइए कि डी क्यू का मान कितना हो गया, लैम्डा डी एल, इसको आप रख देंगे इसमें, तो बताइए अल्पांश वाले डी क्यू आवेश के कारण जो परीक्षण आवेश में बल कितना होगा, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू का मान रखिए आप यहां से, क्या हो जाएगा लैम्डा डी एल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना हो गया डी एल। ठीक है बच्चों, डी एल, क्योंकि यहाँ पे डी क्यू अल्पांश लिया था इसके कारण बल लिया था। अब मैं कर दूंगा इसका समाकलन, समाकलन करने के बाद आ जाएगा पूरी छड़ के कारण, ये तो था अपना डी क्यू अल्पांश के कारण परीक्षण आवेश पर बल, और अब अपन इसका समाकलन कर देंगे तब आ जाएगा पूरी छड़ के कारण या पूरे तार के कारण अल्पांश के बल। तो अपना F क्या आ जाएगा, इसका मैंने समाकलन कर दिया, समाकलन ये लीजिए dF इक्वल्स टू, समाकलन कर दीजिए आप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl q नॉट अपॉन r स्क्वायर। चलिए समाकलन करने के बाद क्या बचा अपने पास, ये बाहर आ जाएगा 1 अपॉन q नॉट बाहर आ जाएगा, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपना बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा dl। ये हो गया अपना रेखीय आवेश वितरण में बल। अब चलते हैं अपन पृष्ठीय आवेश वितरण में बल। ठीक है बच्चों, पृष्ठीय आवेश वितरण में बल अगला टॉपिक है अपना, पृष्ठीय आवेश वितरण में बल। अब अपन लेंगे एक पृष्ठ, ये लीजिए, ये मैंने एक पृष्ठ ले लिया जिसका क्षेत्रफल S है और इसके अंदर Q आवेश वितरित है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक अल्पांश लिया है, एक dQ अल्पांश, क्या लिया है, एक सॉरी ds अल्पांश लिया है, और इस ds अल्पांश के अंदर dQ आवेश उपस्थित है। संपूर्ण पृष्ठ में अपना जो है Q आवेश उपस्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है, S है। अब देखिए, अब ये जो dQ अल्पांश है, ये ds अल्पांश है, इसमें उपस्थित dQ आवेश है, इससे मैं r दूरी पे एक परीक्षण आवेश पर बल मुझे निकालना है। ये लीजिए, r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है जहां मुझे इस dQ अल्पांश के कारण बल निकालना है। पहले बात करूं इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व की, तो वो क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको, dQ अपॉन ds। तो dQ का मान कितना हो गया अपना, सिग्मा ds, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करिए अपन कूलाम बल की, तो वो अपना हो जाएगा इस ds अल्पांश में स्थित dQ आवेश के कारण r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश पर बल, वो हो जाएगा अपना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ q नॉट अपॉन r स्क्वायर। देखिए ये हो गया अपना इस अल्पांश में उपस्थित dQ आवेश के कारण Q नॉट पर बल। अब मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठ की, कि संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण पृष्ठ के कारण परीक्षण आवेश ये Q नॉट पर बल, वो हो जाएगा अपना F। अब मैंने क्या करना है, समाकलन करना है, समाकलन कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ Q नॉट r स्क्वायर r। अब इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q नॉट अपॉन, ये लीजिए इसमें मान रख दीजिए आप dQ का, dQ का मान क्या हो जाएगा अपना सिग्मा ds।
अब अपना हो गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए मैंने ये बाहर ले लिया, आर इसका मैंने बाहर ले लिया, समाकलन में क्या रह जाएगा अपना ds। ये हो गया अपना पृष्ठीय आवेश वितरण में बल। ठीक है बच्चों। अब अपना जो थर्ड अपना जो पॉइंट है वो है आयतन आवेश वितरण में बल। देखिए मैंने एक निकाय लिया है, इसका आयतन v है और इसके अंदर क्यों आवेश उपस्थित है। ये लीजिए मैंने इसमें क्यों आवेश वितरित कर दिए। चलिए हो गए वितरित। अब मैंने इसके अंदर एक अल्पांश लिया है, एक आयतन अल्पांश लिया है जिसके अंदर एक मैंने dv अल्पांश लिया है जिसके अंदर d क्यों आवेश उपस्थित है और इस अल्पांश से r दूरी पे वो ही मैंने एक परीक्षण आवेश q नोट लिया है। तो इस dv अल्पांश में उपस्थित dq आवेश के कारण q नोट पे बल कितना होगा वो अपने को निकालना है। उससे पहले मैं बात करूं आयतन आवेश घनत्व की, तो वो क्या होता है अपना एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। इसको अपन रो से लिखते हैं dq अपॉन dv। बताइए dq का मान कितना हो जाएगा रो dv। बताइए बल क्या होगा कूलम्ब बल dF इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ये हो गया अपना dv अल्पांश में dq आवेश के कारण q नॉट पर बल। अब मैं बात करूं पूरे संपूर्ण पूरे पदार्थ के कारण, संपूर्ण पूरे पदार्थ के कारण q नॉट पर बल वो कितना होगा। उसके लिए मैं करूंगा समाकलन। इसका समाकलन कर दिया मैंने, तो ये हो गया अपना f और समाकलन में ये अंदर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq का मान आप यहां से रख दीजिए, ये हो गया रो dv q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखिए बाहर क्या क्या आ जाएगा पता है आपको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाहर आ जाएगा। ठीक है r स्क्वायर अपना बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा अपना ये रो भी बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा अपना dv। ये हो गया अपना आयतन आवेश वितरण में बल। यहां तक अपना कंप्लीट हो गया। आप आराम आराम से देखिए समझ में आ जाएगा, वो दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अपना अगला टॉपिक है बच्चों गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है। किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। देखिए गाउस के नियम के हिसाब से जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या बताया मैंने, उस काल्पनिक बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, जितना आवेश है कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब हम बात करें गाउस नियम की उत्पत्ति की। देखिए गाउस नियम की उत्पत्ति, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, और इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु O है, बंद पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु O है जहां पे एक आवेश Q आवेश स्थित है और इससे r दूरी पे, इससे r दूरी पे यहां मैंने एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया ds, ये लीजिए, ठीक है, और ये लीजिए ये विद्युत क्षेत्र हो गया अपना, और ये लीजिए क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा जो कि विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए हुए। अब मैं बात करूं इस घन कोण की, घन कोण कौन सा वाला जो इस अल्पांश के कारण बिंदु O पर अंतरित होता है, तो ये घन कोण मैंने मान लिया d ओमेगा। तो भैया इस अल्पांश से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा बताइए, d फाई e क्या होगा, मैंने बताया था आपको e into
ds या फिर eds cos थीटा। देखिए ये हो गया अपना इस अल्पांश से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हम आपसे ऐसे बोले कि मैं बोलूं कि पूरे संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसका समाकलन कर देंगे। देखिए संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, ये लीजिए मैंने इसका समाकलन कर दिया, d phi e equals to e ds cos थीटा। समाकलन करने के बाद मेरे को क्या मिला, d ये हो गया अपना phi और ये हो गया, देखिए E का मान आपको पता होगा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसको आप इसमें रख दीजिए। देखिए फाई E अपना हो गया, फाई E अपना हो गया, इसका मान रख दिया यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हो गया अपना cos थीटा, ठीक है, ds cos थीटा, सॉरी ds cos थीटा। देखिए फाई E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने क्यों बीच में लिख दिया। बच्चों यहाँ पे मैं बात करूं ds cos थीटा अपॉन r² की, तो ये हो गया अपना इस क्षेत्रफल अल्पांश के कारण बिंदु O पर अंतरित घन कोण। घन कोण आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जो ये तो हो गया अपना नॉर्मल कोण, जो रेखीय कोण होते हैं ये हो गए। घन कोण हो गए जैसे शंकु के अंदर होता है ना, कैप के अंदर वो कोण, उसे अपन घन कोण बोलेंगे। तो जो घन कोण है वो हो गया अपना ds cos थीटा अपॉन r²। इसको मैंने बोल दिया d ओमेगा। इसे आप बोलेंगे कि बिंदु O पर अंतरित घन कोण, ठीक है। इसका मान इसमें रख दीजिए आप, थोड़ा सा मुझे एरेज करना पड़ेगा, आप नोट डाउन करते रहिए। फाई E इक्वल्स टू, देखिए ये मैंने रख दिया यहाँ पे d ओमेगा, ds cos थीटा अपॉन r² का मान रख दिया मैंने d ओमेगा। देखिए ये Q/4 पाई एप्सिलॉन की बाहर आ गया अपना, और ये बच गया अपना d ओमेगा समाकलन के अंदर। d ओमेगा के समाकलन की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा ओमेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया अपना ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा हो गया इस संपूर्ण पृष्ठ के, ये जो बिंदु है इसके चारों ओर ये संपूर्ण पृष्ठ का जो कोण है वो हो गया ओमेगा। ये होता है बच्चों 4 पाई आंतरिक कोण, बिंदु के परितः आंतरिक कोण, ठीक है। तो फाई E अपना हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या अपना फाई E इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट। ये ही गाउस का नियम है। ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया था गाउस का नियम, कि किसी बंद किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। देखिए आ गया वो आपको समझ में यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं गाउस के कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने पास हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं गाउस के नियम की, उसके बारे में। देखिए गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए पहला बात करूं, गाउस का नियम उन्हीं राशियों पे लागू होता है जो राशियां व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है, मैंने बताया था आपको कूलॉम के नियम में। पहला पॉइंट क्या है कि गाउस का नियम उन्हीं राशियों पे लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती हैं। दूसरा,
कि विद्युत फ्लक्स का मान कभी भी गाउसियन पृष्ठ की आकृति और आकार पे निर्भर नहीं करता। गाउसियन पृष्ठ की आकृति कैसी भी हो, चाहे गोलाकार हो चाहे कैसी हो, कोई दिक्कत नहीं है। गाउसियन पृष्ठ कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वृत्ताकार हो आयताकार हो जो भी हो, बेलनाकार, फर्क नहीं पड़ता। गाउसियन पृष्ठ की आकृति और आकार पे निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता विद्युत फ्लक्स का मान। तीसरी मैं बात करूं कि विद्युत फ्लक्स का मान जो है पृष्ठ के भीतर आवेश वितरण पर भी निर्भर नहीं करता। भाई आवेशों का वितरण जैसा भी हो उस पर निर्भर नहीं करता, आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो ये आवेश की प्रकृति पे निर्भर नहीं करता, आवेश के माध्यम पे निर्भर नहीं करता और आवेश की मात्रा पे निर्भर नहीं करता। आवेश की मात्रा कुछ भी हो, माध्यम कुछ भी हो, प्रकृति कैसी भी हो, इससे विद्युत फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आवेश की मात्रा, प्रकृति और माध्यम पे निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट देखिए कि कुल विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे। पृष्ठ के भीतर पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स और पृष्ठ में प्रवेशित कुल विद्युत फ्लक्स, इसका बीजगणितीय योग क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है, आगे मैं बोलूं कि मान लीजिए कोई पृष्ठ है, कोई गाउसियन पृष्ठ है और इसके भीतर जो है कोई आवेश नहीं है, इसके भीतर कोई आवेश नहीं है, तो इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, वो भी शून्य होगा। गाउसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है तो उस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपना कि जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होता है वो केवल और केवल पृष्ठ के भीतर आवेश होते हैं उन्हीं पे डिपेंड करेगा। पृष्ठ के बाहर जो आवेश होंगे वो निर्गत विद्युत फ्लक्स में शामिल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, ये अपने हो गए गाउस के नियम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं गाउस के नियम का। देखिए देखिए 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। तो गोलीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। और साथ में एक चीज और ऐड कर लीजिए आप, अगर गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दूं, गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दें तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मुझे निकालना है कि विद्युत फ्लक्स, बताइए क्या होता है विद्युत फ्लक्स। फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना दिया है मेरे को, 7.6 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को मैंने कूलम में चेंज कर लेना है, तो क्या कर दूंगा मैं 10 की घात -6 से गुणा कर दूंगा। और एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मान पता है आपको 8.85 into 10 to the power -12। इसको कट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8.6 into 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या फिर वोल्ट मीटर। देखिए यहां देखो मैंने इस पावर को ऊपर लेके चला गया, ये प्लस की हो गई, ये पावर प्लस की हो गई, तो प्लस की 12 और ये माइनस कितनी हो जाएगी, प्लस की 6 रह जाएगी वहां पे। उसके बाद मैंने यहां से एक पॉइंट हटा दिया, एक पॉइंट बढ़ा दिया मैंने, तो ये 76 हो जाएगा। इसमें मैं 8 का डिवाइड करूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 8.6 और 10 की पावर 5 बच जाएगा अपने पास। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर मैं गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दूं तो फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर फ्लक्स कितना बढ़ेगा। देखिए बच्चों यहाँ पे जो त्रिज्या थी मैंने ये भी काम में नहीं ली। मैंने क्या बताया था आपको कि विद्युत फ्लक्स का मान आकार और आकृति पे निर्भर नहीं करता। गोले की त्रिज्या चाहे कुछ भी हो, 0.30 हो चाहे 0.60 हो, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का मान आकार पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों।